अफरोज़ हामिद आप सभी का यूट्यूब चैनल ताज इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने ये इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि पोषण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लिंक जो है वो आ जाएगा, उस लिंक से आप लोग ये देख लें। अब हम लोग आ रहे हैं पार्ट 2 पर, जिसमें हम पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन। तो मनुष्य एक जो है प्राणी समपोषी जीव है, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है मनुष्य का पाचन तंत्र। बच्चों, जैसा कि जानते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र सभी जीवों से सबसे ज़्यादा विकसित पाचन तंत्र होता है। इनके पाचन तंत्र का पहला भाग होता है मुखगुहा, यानी भोजन मुखगुहा से ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली के बाद अमाशय में चला जाता है। हम जानते हैं कि मुखगुहा के अंदर जो है वो 3 प्रकार के लार ग्रंथि पाए जाते हैं, जैसे पैरोटिड लार ग्रंथि है, सबलिंगुअल है और सबमैंडिबुलर। 3 जोड़ी लार ग्रंथि है जिससे सलाइवा यानी लार निकलते हैं। और मुखगुहा के अंदर जीभ यानी टंग और दांत पाए जाते हैं। दांत भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कुछ इंसिजर होते हैं, क्नाइन होते हैं, प्री मोलर और मोलर होते हैं। बच्चों, मुखगुहा के बाद भोजन जो है आंशिक रूप से जो भौतिक रूप से जिसका पाचन हुआ है वो ग्रास नली के द्वारा पहुंचता है जाकर अमाशय में। याद रखें कि ग्रास नली के अंदर एक गति होती है जिसमें सिकुड़न और फैलाव होता है, और इस गति का नाम होता है कर्मा कुंचन, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस कहते हैं। उसको नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा फंक्शन होता है बच्चों कि पेप्सिनोजिन जो एक निष्क्रिय एंजाइम है उसे सक्रिय बना देती है, यानी पेप्सिन में कन्वर्ट करती है। अब पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन करने वाला एंजाइम है। वो प्रोटीन का पाचन करता है, किसमें? तोड़ता है, उसे ब्रेक डाउन करता है पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। अब रह गया तीसरा जो जठर रस का पदार्थ है वो है श्लेष्मा या म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो हानिकारक प्रभाव है उस हानिकारक प्रभाव से अमाशय की भीतरी दीवार को रक्षा प्रदान करता है, यानी उसे बचाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक हानिकारक, क्योंकि वो परवल अम्ल है तो वो हानिकारक होता है हमारे शरीर के किसी भी अंग के लिए। तो उसे रक्षा करने के लिए श्लेष्मा यानी म्यूकस पाए जाते हैं। बच्चों, अब जब भोजन आंशिक रूप से पच चुका है तो अब ये अमाशय से होता हुआ छोटी आंत में पहुंच जाती है। छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। याद रखें कि ये डुओडेनम के पास 2 ग्रंथि है। एक है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे बोलते हैं हम लोग यकृत यानी लीवर। यकृत से निकलने वाला पित्त रस ये जाकर के जमा होता है यानी भंडारित होता है पित्ताशय में यानी गोल ब्लैडर में। और ये डुओडेनम के पास जो है इसका सिक्रीशन होता है। और दूसरा पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से निकलने वाले अग्न्याशय रस भी छोटी आंत में आता है। और हम याद रखें कि छोटी आंत के अंदर भी बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जिससे एक जूस निकलता है, जिसको आंतरिक जूस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो होता है मनुष्य के अंदर वो छोटी आंत में होता है। उसके बाद छोटी आंत में ही जितने भी पचे हुए भोजन हैं, जैसे में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, इन सभी का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन पूर्ण रूप से हो जाता है छोटी आंत में। अब जो अनपचा भोजन है यानी अनडाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे छोटी आंत से जाने लग जाता है बड़ी आंत की तरफ। बड़ी आंत में बच्चों किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है, वहाँ सिर्फ अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहाँ 3 चीज़ का मुख्यतः एब्जॉर्प्शन होते हैं, यानी पानी यानी जल का एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद जो है दूसरा कोई अगर औषधि खाया है यानी ड्रग्स दवा वगैरह लिया है उसका भी अवशोषण बड़ी आंत में होगी। और उसके बाद किसी भी तरह के अल्कोहल, अगर शराब वगैरह कोई पिया है, बॉडी में किसी भी प्रकार से अल्कोहल पहुंचा है तो उसका भी एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बड़ी आंत में होगी। बच्चों, उसके बाद जो है अनडाइजेस्टेड फूड, जब पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया वाटर का तो वो सीधे आ जाएगा रेक्टम में आकर के स्टोर हो जाएगा। फिर आवश्यकता अनुसार जो है ये अनडाइजेस्टेड फूड यानी अपचा भोजन जो है ये शरीर से बाहर मलद्वार के द्वारा हो जाता है। बच्चों, तो ये हम लोग जान रहे हैं कि ये है मनुष्य का पाचन तंत्र जो एक आहार नाल में हो रहा है, और ये आहार नाल मुखगुहा से शुरू होकर के मलद्वार पे अंत होती है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। तो बच्चों, आहार नाल का मतलब ये होता है कि ये बॉडी के अंदर एक कुंडलित स्ट्रक्चर है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आकार के हैं,
पर पूरा का पूरा कंटिन्यू यानी एक है। बच्चों तो ये था जो ओवरऑल व्यू है मनुष्य के पाचन तंत्र का। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डायग्राम से। आप चलो बच्चों, अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। बच्चों, मनुष्य, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक प्राणी समपोषी जीव है जो पूर्ण रूप से भोजन को ग्रहण करता है और उसका पाचन कर उससे निकलने वाले ऊर्जा का उपयोग करता है। बच्चों, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जो मनुष्य का पाचन तंत्र है। मनुष्य का पाचन तंत्र शुरू होता है मुख से और जाके अंत होता है मलद्वार पर। तो मुख गुहा से लेकर के मलद्वार तक की पूरी संरचना जो है ये कहलाती है आहार नाल। और आहार नाल की लंबाई लगभग 8 मीटर से लेकर 10 मीटर तक की होती है। बच्चों, आहार नाल की ये जो संरचना है ये कुंडलित है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से ये संरचना है जिसकी अलग अलग व्यास या त्रिज्या है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि आहार नाल का प्रथम भाग यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो कौन है, तो आहार नाल का पहला भाग है मुख गुहा। यहाँ से आहार नाल शुरू होता है। आहार नाल ये मुख है, मुख गुहा ये हो गया ग्रास नली, और उसके बाद आ जाता है ये अमाशय। अमाशय के बाद आएगा छोटी आंत, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत, और बड़ी आंत जो है फिर आकर के अंत होगा रेक्टम में, और ये बाहर की तरफ खुलता है एक अपर्चर के द्वारा जिसे हम लोग बोलते हैं मल द्वार। बच्चों, हम लोग पूरा तंत्र को यानी पाचन तंत्र को एक एक करके पढ़ेंगे और उससे जो संबंधित ग्रंथि हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ग्रंथि दिए गए हैं, यकृत यानी लीवर, जो मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसे हम लोग बोलते हैं यकृत या लीवर। दूसरी ग्रंथि है बच्चों यहाँ पे अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा ये ग्रंथि है। और कुछ ग्रंथि जो है वो मुख गुहा में है जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। वो अलग अलग प्रकार के हैं, वहां देख रहे होंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि मुख गुहा के अंदर जो पाचन तंत्र का 2 भाग हैं, 2 पार्ट हैं यानी अंग है। एक अंग है जीभ जो भोजन के स्वाद को पहचानता है यानी टेस्ट बड होते हैं जो स्वाद का जानकारी देता है। फिर दूसरा है दांत, और दांत पे कितने तरह के मनुष्य में होते हैं? 4 तरह के दांत होते हैं। इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। बच्चों, दांत का काम यह है कि जो भोजन है उसे भौतिक रूप से पाचन करता है, यानी बड़े बड़े जो भोजन के टुकड़े पार्ट हैं उसे छोटा छोटा टुकड़ों में से काट देता है। फिर भोजन जब आंशिक रूप से यहाँ पाचन होता है, यहीं पे कुछ ग्रंथियां हैं जिसे हम बोलते हैं लार ग्रंथि, और इससे निकलता है लार। हमें याद रखना होगा कि मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि होते हैं, और वो भी 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। एक जोड़ी होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा है सब लिंगुअल ग्रंथि। ये सभी ग्रंथि जो है जोड़े में होते हैं, तो इसलिए पैरोटिड एक जोड़ा, सब मैंडिबुलर भी एक जोड़ा होगा और सब लिंगुअल भी। यानी मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि जो होते हैं वो टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं, जिससे लार निकलेगा और भोजन को मिक्स करने में यानी इसका मिश्रण तैयार करने में मदद करेगा। बच्चों, यहाँ इस पार्ट जहाँ पे 2 पार्ट खुल रहे हैं, एक तो ग्रास नली है जो आकर के अमाशय से जुड़ता है, और एक ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया जो है ये लंग्स से यानी फेफड़ों से आकर के जुड़ जाता है। ये जो कलर हम देख रहे हैं ब्लू, ये जो है ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया आकर के 2 भाग में बटा है जो अलग अलग लंग्स में आकर के ये जुड़ेगा। हमें ध्यान देना है किस पे? ग्रास नली पे। बच्चों, तो ये ग्रास नली है, ग्रास नली में कर्मकुंचन होगा। जब भोजन यहाँ से पास करेगा तो इसमें सिकुड़न और फैलाव जो होगा, इसी गति को हम लोग कहते हैं कर्मकुंचन की गति। भोजन सीधे मुख गुहा से डायरेक्ट पहुँचेगा कहाँ? अमाशय में। किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया जो है वो ग्रास नली में नहीं होती है। याद रखें कि कर्मकुंचन की गति भी होना है ग्रास नली में,
और किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है। उसका कारण यह है कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती है, अर्थात इसमें पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। ये तो फिर ग्रास नली क्या है? ग्रास नली जो है वो मुख गुहा और अमाशय को जोड़ने वाली एक नली है। अब भोजन मुख गुहा से डायरेक्ट पहुंचेगा अमाशय में, और ये अमाशय है जो एक थैलीनुमा संरचना है जिसे हम स्टमक कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे भोजन का आंशिक पाचन होता है। हम जानते हैं कि अमाशय के अंदर निकलता है जठर रस, ये निकलता है जठर रस जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में मुख्य रूप से म्यूकस पाए जाते हैं, पेप्सिनोजीन पाए जाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। तो इस अमाशय में जठर रस है। जठर रस में 3 चीज़ हैं। ये 3 पदार्थों का एक मिश्रण होता है जठर रस, जिसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक जो है वो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन, और तीसरा है म्यूकस जिसको बोलते हैं श्लेष्मा। तो एक है म्यूकस। बच्चों, तो इन तीनों पदार्थों का मिश्रण कहलाता है जठर रस, और जठर रस का निर्माण होता है अमाशय में, क्योंकि इस अमाशय की भीतरी दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और यही जठर ग्रंथियां जो है वो मिल करके जठर रस का निर्माण करती है। और जठर रस में 3 पदार्थ हैं। हम इसके बारे में जानेंगे फंक्शन क्या है। बच्चों देखो, भोजन जो मुख गुहा से पहुंचा है ग्रास नली के द्वारा अमाशय में, उसमें आने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, अगर भोजन के साथ कोई सूक्ष्म जीव आ रहे हैं तो HCl पहले उस सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। दूसरा काम है HCl का कि पेप्सिनोजीन को ये रूपांतरित करती है, यानी कन्वर्ट करती है किसमें? पेप्सिन में। चूंकि पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम है, तो पेप्सिनोजीन एक इनएक्टिव यानी निष्क्रिय एंजाइम है। इसको सक्रिय करने के लिए एसिडिक यानी अम्लीय माध्यम का होना जरूरी है। तो HCl पेप्सिनोजीन को बदल देती है किसमें? पेप्सिन में। और पेप्सिन जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करती है, प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स इत्यादि में। एक है म्यूकस। ये म्यूकस जो है वो अमाशय की भीतरी दीवार को बचाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक प्रभाव से। क्योंकि हम जानते हैं कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है, और ये अम्ल जो है हमारे शरीर के किसी भी अंग के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसके हानिकारक यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए प्रकृति ने मुझे एक पदार्थ दिया है जठर रस में, वो है श्लेष्मा या म्यूकस। म्यूकस जो है वो अमाशय की भीतरी दीवार के चारों ओर जो है वो एक अपनी परत बना लेती है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से अमाशय की दीवार को टच न कर पाए। तो ये तीनों का फंक्शन हम लोग जान लिए कि अमाशय में जठर रस निकलती है किससे? जठर ग्रंथियों के द्वारा, और इसमें 3 तरह के पदार्थ हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो 2 फंक्शन करेगी, एक पेप्सिनोजीन को बदल देगी किसमें? पेप्सिन में। दूसरा, भोजन के साथ आने वाले जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसे नष्ट कर देती है। पेप्सिनोजीन जब कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, तो पेप्सिन एक सक्रिय एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करती है, तो प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स इत्यादि में। फिर तीसरा है म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन हम लोग जान लिया कि ये जो है अमाशय की भीतरी दीवार को रक्षा करती है किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हानिकारक प्रभाव से। बच्चों, अब ये भोजन जो है धीरे धीरे निकल करके छोटी आंत से छोटी आंत की तरफ जाएगी। हम जानते हैं छोटी आंत के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डुओडेनम, फिर होता है जेजुनम, फिर होता है इलियम। तो पहले ये भोजन जाएगा डुओडेनम में, जो ये सी के आकार का यानी सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं डुओडेनम। भोजन यहाँ से निकल रहा होगा। इसी टाइम पे ये मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे बोलते हैं यकृत, जो लगभग 1.5 kg जिसका द्रव्यमान होता है, उससे निकलेगा बाइल जूस यानी बाइल रस निकलता है।
और वो बाइल रस भी यहाँ निकल जाएगा, वो आ जाएगा छोटी आंत में। उसी वक्त अग्न्याशय से निकलने वाली यानी पैनक्रियाज से निकलने वाली पैनक्रियाटिक जूस भी आ जाएगा छोटी आंत में। अब भोजन जो है इस तरह से पहुंच जाएगी छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर भी बहुत सारे ग्रंथि होते हैं जिससे एंजाइम्स निकलते हैं और एक रस निकलता है जिसका नाम होता है आंतरिक रस या सक्कस एंटेरिकस। तो बच्चों यहाँ पे आकर के यकृत से निकलने वाला बाइल जूस, अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशय रस, ये सभी मिल करके और छोटी आंत का अपना जो एंजाइम है जिसे बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, वो सभी मिलके पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कर देगा। ये भी याद रखेंगे बच्चों की छोटी आंत जो है मनुष्य के पाचन तंत्र का वह भाग है जहाँ पे पाचन पूर्ण होती है, यानी साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो मनुष्य का छोटी आंत होता है। अब यहाँ छोटी आंत में जब पाचन पूर्ण रूप से हो गया, यहीं पे इसका जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, यानी जो सरल पदार्थ हैं जिसका पाचन हो चुका है, उसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होगा छोटी आंत में। किसके द्वारा? विलाई के द्वारा या मैक्रो विलाई के द्वारा। अब ये भोजन पहुंच जाएगी कहाँ? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार के पाचन नहीं होंगे। यहाँ बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होगा, अवशोषित किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, अल्कोहल होगा या कोई मेडिसिन यानी औषधि कोई अगर हो, दवा वगैरह, तो उसका जो अवशोषण होना है वो बड़ी आंत में हो जाए। अब बड़ी आंत से जो भोजन होंगे, जो अनपचा भोजन होगा यानी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो आकर के इकट्ठा हो जाएगा रेक्टम में। फिर आवश्यकता अनुसार जो है मल द्वार से रेक्टम जो है शरीर से बाहर चला जाएगा। बच्चों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, फिर से हम रिपीट करते ऊपर। यहाँ देख लें, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत पे एक जगह है, एक पार्ट है ये निकला हुआ। ये ऐसा माना जाता है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। यहाँ भी देख लें यकृत, यकृत से निकलने वाला जूस को बोलते हैं बाइल जूस। यहाँ पे एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है, ब्लैडर बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं पित्त की थैली। जो भी यकृत से निकलने वाले पित्त रस हैं वो डायरेक्टली जो है वो छोटी आंत में नहीं जा करके वो स्टोर होता है, भंडारित होता है कहाँ? पित्त की थैली में। बच्चों तो ये रहा मनुष्य का पाचन तंत्र। तो हम शुरू से देखें कि मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरा आहार नाल का पहला ही भाग है मुख गुहा, यानी पाचन तंत्र यहाँ से होगा। पाचन अगर ये पूछा जाए कि पाचन शुरू कहाँ होता है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। मुख गुहा में मेनली कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा से भोजन आता है ग्रास नली में जहाँ कोई पाचन नहीं है। फिर इसके बाद ये पहुँचता है अमाशय में। अमाशय में पाचन होता है, किसके द्वारा होगा? यहाँ में होता है अमाशय में जठर रस के द्वारा। फिर यहाँ से भोजन छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाएगा छोटी आंत में। फिर पहुँचेगा भोजन बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जो है वो पाचन की क्रिया तो नहीं होते, लेकिन जितने भी जल हैं, मैक्सिमम जल का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बड़ी आंत में होता है। बच्चों तो ये रहा कुछ मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में।